नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के परिदृश्य की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू संभाग में आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है और लगभग 4 आतंकी घटनाएं, चाहे हम रियासी की बात करें, हीरानगर, कठुआ की बात करें और डोडा में 2 ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसमें श्रद्धालु की बस पर जिस तरह आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, 9 लोग मारे गए। हीरानगर में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू की जनता में एक खौफो हरास का माहौल पैदा हो गया है। ये सब किस ओर इशारा करते हैं, क्योंकि इससे ठीक पहले 4 जून को जो जनमत का संदेश आया था, जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के चुनाव सफलतापूर्ण और शांतिपूर्ण संपन्न हुए थे। क्या एक बड़े गेम प्लान की तरफ ये टेरर अटैक्स इशारा कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर एसएस समयाल साहब, जो एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की बात करें, जो हालात इस वक्त उत्पन्न हो रहे हैं और जो आतंकवादियों का जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? विवेक जी, देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 साल से जिस प्रकार के हालात बने हैं, और ये हालात जो बने हैं, ये बने हैं विशेषकर जब से 370 और 35A को यहाँ से एब्रोगेट किया गया है, और आज की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर में एक खास तवज्जो दी है कि इस इलाके को जो 70 साल से निगलेक्ट किया गया था, और ये निगलेक्ट करने का कारण बेसिकली पॉलिटिशियन का अपना कारण था। उनको अपनी दुकान चलानी थी और लोगों को उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत संदेश दिया, गलत नहीं, गुमराह किया कि 370 से ही लोग यहाँ के जो हैं सब कुछ पा रहे हैं। वास्तव में 370 से काफ़ी से ज़्यादा लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार से जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने जिस प्रकार से खास करके प्रायोरिटी बेस के ऊपर में कश्मीर का जो डेवलपमेंट किया, उससे लोगों को ये पता लगा कि 70 साल में उन लोगों ने क्या खोया था, और उस डेवलपमेंट को देखकर सारे लोग बहुत खुश थे, और उनको पता लगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर सकती है और आज तक क्यों नहीं हुआ। जब ये लोगों को पता लगा तो लोग जो है मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गए, और जो मिलिटेंसी थी उसको जो है उन्होंने नकारना शुरू कर दिया, जिसके कारण से कश्मीर की घाटी में, कश्मीर में, सारे कश्मीर में जो मिलिटेंसी का दौर चल रहा था, वो तकरीबन अपने आखिरी दम के ऊपर में आ गया हुआ था। और उसी समय भारत की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन कराने का जो काम किया, और वो इलेक्शन मेरे ख्याल से 70 साल में उस दर्जे के इलेक्शन हुए कि सबसे ज़्यादा पोलिंग और वोट पड़े उसमें, और लोगों ने अपने मन से वोट दिए। किसी ने उनको उकसाया नहीं, किसी ने उनको रोका नहीं, किसी ने उनको धमकाया नहीं। ये पहली बार ऐसी इलेक्शन हुई जिसमें कि लोग अपनी मर्जी से वोट डालने गए और उन्होंने अपना मन भरकर वोट डाले। सर, एक चीज मैं आपसे स्पष्ट तौर पर जानना चाहूंगा कि लोकसभा के इलेक्शंस पूरी तरह शांतिपूर्ण हुए, लेकिन क्या कारण है कि इस वक्त पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू संभाग में आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है? इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? विवेक जी, देखिए, इसमें काफी सारे कारण हैं, लेकिन 2-3 कारणों के ऊपर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। सबसे पहले कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, वहां के हालात अगर देखें तो पाकिस्तान के हालात कुछ महीने पहले एकदम इतने खराब थे, और पाकिस्तान के अंदर के जो सूबे हैं उनके अपने, उनमें भी अलग अलग किस्म की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन अभी थोड़ी सी हालात, पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत जो है थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, पहली चीज़। और नहीं तो पाकिस्तान के अंदर में खुद में टर्मोइल चल रहा था कि पाकिस्तान क्या बचेगा या भाग हिस्सों में बढ़ जाएगा। उसके बाद में दूसरी चीज की लोकसभा की जो सफल इलेक्शन हो गए, दूसरी चीज वो थी, और लोगों के अंदर में शांति, प्रेम भाव जो बढ़ा, वो दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि हमारे जो दुश्मन है उन्होंने देखा कि जम्मू संभाग जो है
वो बड़ा डेवलप कर रहा है शांतिपूर्ण, उसमें किस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी जो है आगे असेंबली इलेक्शंस होने हैं, तो उनका ये मंशा है कि जम्मू कश्मीर में अगर असेंबली इलेक्शन भी इसी प्रकार से सक्सेसफुल होते हैं तो दुनिया में ऐसा संदेश जाएगा कि भाई पाकिस्तान जो आज तक कश्मीर का रट लगा के बैठा हुआ है वो गलत है। हालांकि पहले से लोग समझ रहे हैं गलत है, लेकिन अगर ये इलेक्शन असेंबली इलेक्शन भी इसी तरीके से होते हैं और लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए ये एक और मुसीबत है कि दुनिया में जाके वो क्या कहेंगे कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमने कश्मीर हमारा बनता है और कश्मीर के लोग एजिटेशन कर रहे हैं। और तीसरा जो चौथा कारण है जो मुझे लगता है वो ये है कि दुनिया में आज भारत को प्रोग्रेस करते हुए देख सारी दुनिया में हलचल हो रही है कि भारत इस प्रकार से जो एडवांसमेंट कर रहा है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, अगर भारत को इस जगह से आगे बढ़ने दिया नहीं, रोका गया, तो ये सारे देश जो हैं पीछे रह जाएंगे और इनका बोला वाला जो है वो खत्म हो जाएगा और भारत दुनिया की एक पावर बन जाएगा जहां पे भारत का बोला वाला होगा, जो आज अमेरिका का है या आपका यूरोपियन कंट्रीज का है या चाइना का है, वो जो है भारत का बोला वाला हो जाएगा। तो वो डर है और वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल होगी तो भारत प्रोग्रेस करेगा, जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस करेगा और जम्मू कश्मीर के जो हमें कांटे चुभोने का जो काम पाकिस्तान ने किया था वो बंद हो जाएगा। तो उनके लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने ये एक मेरे जो समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाया कि कश्मीर को अभी टच मत करो, लेकिन जम्मू संभाग को इस प्रकार से टच करो, इस प्रकार से उसमें कार्रवाई करो, इस प्रकार से इंसिडेंट करो कि यहाँ के लोगों में दहशत फैल जाए और हाहाकार मच जाए और आगे की आने वाली इलेक्शन जो है वो किसी प्रकार से रद्द हो जाए, ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान जो आज तक ये कह रहा था कि जम्मू कश्मीर नॉर्मल हो गया है, वो नॉर्मल नहीं है, उसमें तो ये प्रॉब्लम चल रही है। साहब, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आपकी कर्म भूमि भी रही है और लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से जो राजौरी पुंछ की अगर बात करें या फिर पीर पंचाल क्षेत्र की अगर बात करें, वो आहिस्ता आहिस्ता वोलेटाइल हो रहा है और कई आर्मी इंस्टॉलेशन या फिर उनकी व्हीकल्स मूवमेंट्स पे अटैक किया गया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि वहां पर जो एक्टिवनेस ऑफ मिलिटेंसी नजर आ रही है? विवेक जी, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो पुंछ राजौरी का इलाका है उसमें पहली चीज तो यह है कि जो हमारी LOC है उसके अंदर में जो हम अभी तक ये कोशिश कर रहे थे कि हमने फेंस लगा के इन्फिल्ट्रेशन को 100% रोकने की हमारी चेष्टा थी, लेकिन मैंने वो एरिया देखा हुआ है, मैंने उस पूरे एरिया में सर्विस किया है और देखने में ये मेरे जहन में आया था कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन 100% रोकना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि कुछ एक इलाके ऐसे हैं कि अगर आप वहां पे हर जगह पे आदमी बैठा दो तो भी पास से अगर आदमी निकल जाए तो पता नहीं लगेगा। कारण क्या है कि वहां पर नदी नाले हैं जहां की एकदम स्टीप स्लोप है, उसके अंदर उसके ऊपर कोई खड़ा हो नहीं सकता, उसके नजदीक कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसके पास से अगर आदमी जाता है तो किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि इतना शोर होता है रात के वक्त में, तो उस शोर में पता नहीं लगता, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान ने लॉन्च पैड बना रखे हैं, वो लॉन्च पैड हमारे जो LOC है उसके बहुत ही क्लोज बना रखे हैं, तो जो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं वो इन्फिल्ट्रेशन करने में और LOC को पार करने में इतना समय नहीं लगता है जिसमें कि उनको पहचान किया जाए, उनको देखा जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो कुछ लोग निकल जाते हैं, 90% लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन 10% लोगों का वहां से निकल जाना पॉसिबल है। तो उन्होंने ये कारण है कि उन्होंने वहां से कुछ इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया है कि भाई LOC से इन्फिल्ट्रेशन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हीरानगर का जो इलाका है वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ही सुविधापूर्ण है, क्योंकि वहां नदी नाले खड्डे बहुत हैं और वो खड्डे फेंस नहीं हो सकती हैं और उसमें से लोग आते हैं और यही रास्ता जो है वो जाता है आगे आपको भद्रवाह किश्तवाड़ में, ये यहाँ से जाते हैं
मतलब पार करते हैं हमारा, उधर से आएंगे, ऊपर जाएंगे बसोली, बसोली से ऊपर निकलेंगे भद्रवाह किश्तवाड़ निकल जाएंगे, और उस इलाके में जहाँ पे ये अभी 2-3 इंसिडेंट हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी लोगों ने ये किया है। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, इनके कुछ स्लीपर सेल जो हैं वो अभी भी हिंदुस्तान में एक्टिव हैं, और वो स्लीपर सेल जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और कुछ वारदात जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि आम जनरेशन इन्होंने दबा के रखा हुआ है और वो स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके ये वारदात जो है वो करवा देते हैं। तो इनका एम ये है कि जम्मू संभाग को वो करो, मतलब उसको एक्टिवेट करो, क्योंकि कश्मीर के लिए जम्मू का होना बहुत जरूरी है। अगर जम्मू में वो रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी, तो कश्मीर में पनप सकता है, क्योंकि सारी डेवलपमेंट अगर कश्मीर की करनी है तो सब कुछ जो है वो जम्मू के रास्ते से जाना है। इसलिए जम्मू अगर शांत है तो काम जो है चलता रहेगा, लेकिन जम्मू को इसलिए स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। तो जब एक लोगों में ये भी फीलर जा रहा है कि जो लगातार 80 से 100 घंटों के बीच 4 आतंकी हमले होना, 4 विभिन्न जगहों पे, रियासी में, कठुआ में, डोडा में, और गन्नौर की अगर बात करें डोडा में भी है, तो क्या कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी के बीच एक तालमेल होना चाहिए था, क्या उसकी कमी नजर आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लैप्स नजर आ रहे हैं चीजों को बांटने के लिए? मैं ये नहीं कहूँगा। इसको मैं इस प्रकार से आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए ये माना गया कि यहाँ पे शांति हो रही है, मिलिटेंसी कम हो रही है, उसके कारण से कुछ एक सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते जो है यहाँ से उनको निकाला गया है, जिसके कारण से हमारे कुछ एक इलाकों में जो सिक्योरिटी ग्रिड पहले बना हुआ था उसमें कुछ इलाके जो हैं वो खाली हो गए हैं। अब वो जो खाली इलाके हुए हैं उनका मुझे ऐसा लगता है कि उनका इस्तेमाल जो है वो मिलिटेंट्स जो यहाँ पे हैं, मिलिटेंट जो मैं कहा आपको स्लीपर सेल हैं, और कुछ लोग इन्फिल्ट्रेशन से जो पहुंच जाते हैं, उन्होंने उस चीज का इस्तेमाल किया है कि उन्होंने देखा कि यहाँ से सिक्योरिटी फोर्स चली गई है, उन्होंने अपना वहाँ नेटवर्क बना के ये इंसिडेंट करने की हिमाकत करी है। लेकिन ये ऐसा नहीं हम सोच के चलें कि ये कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट थे, या ऐसे मतलब हम सोचें कि भाई हो गया तो इसके बाद कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को एकदम हाई अलर्ट पर रहना होगा, और हमारी जो ग्राउंड के ऊपर में प्रेजेंस है उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि अब हम जो सिचुएशन हमारे पास में है, जिस प्रकार से हम शांति कायम करने में कामयाब थे, उसको हम डिटीरियरेट नहीं होने दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, या मुझे अपना मैं कहूँ अगर मैं हूँ वहाँ पे, तो मैं चाहूँगा कि कुछ एक सिक्योरिटी के दस्ते जो हैं वो जरूर जो खाली जगह है उनके ऊपर भरना पड़ेगा उनको, और अपना सिक्योरिटी ग्रिड जो है पहले के जैसा बनाना पड़ेगा, जब तक कि एटलीस्ट जब तक हमें 100% श्योर नहीं हो जाता कि हम स्लीपर सेल को भी एलिमिनेट करने में कामयाब हो गए हैं, और ये जो असेंबली के इलेक्शंस हैं वो हम अपना एक कामयाबी के साथ में करने में सफल हो पाए। वजीर साहब, आप खुद एक वॉर वेटरन हैं और आप टाइम में इन द फोर्सेज, यू हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट। क्या ये जो 4 घटनाएं हुई हैं, क्या हम इनको आइसोलेशन में देखें, या फिर एक सुनियोजित तरीके से इन आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया? मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई इक्का दुक्का वारदात नहीं है, या अलग ऐसे माने कि एक अलग से कोई इंसिडेंट हो गया, वैसी वारदात नहीं है। ये प्लान तरीके से बातचीत हुई है। देखिए, 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। पहली चीज़ कि हमने बहुत यहाँ पर इतना अलार्म लगाया कि इस बार टूरिस्ट इतने आ गए। तो जो पहला हमला हुआ है वो बेसिकली ये है कि संदेश देने के लिए कि टूरिस्ट यहाँ पर मत आओ, तुम्हारे लिए ये सेफ नहीं है। तो ये ऐसे हमले जो हैं वो आने वाले दिनों में और होने की संभावना है, खास करके हमारी अमरनाथ यात्रा जो कि स्टार्ट होने वाली है 29 जून से स्टार्ट है, उसमें ये वारदात ये करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि मतलब जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, यात्रा करने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको रोका जाए, पहली चीज। ताकि ये बेसिकली देखिए ओवरऑल प्लान इनका है कि वर्ल्ड में ये सिचुएशन या ये हालात हमें दिखाने हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में वो शांति नहीं है जो हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है।
दूसरी चीज ये जो इंसिडेंट हुए हैं, देखिए हीरानगर में पहले भी आपको याद होगा कि इंसिडेंट होते रहे हैं, मतलब वो इन्फिल्ट्रेशन का एरिया जो है वो हमने कहीं ना कहीं उसमें हमारी कमजोरी रही है, और वो इन्फिल्ट्रेशन का जो इलाका है उसमें हमें और सचेत होना पड़ेगा कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेट करके पीछे जाते हैं और पीछे जाके वारदात, जब एक बार पीछे चले जाते हैं फिर इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो ऐसा है कि आप पीछे भागते रहो, मिल गया ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन ये जो इंसिडेंट है ये हमारे लिए एक अलार्म बेल है, खास करके सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जहां तक आपने कहा कि तालमेल बड़ा अच्छा है, तालमेल में मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सिर्फ ये कि कुछ एक सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते हमने कम कर दिए हैं, वहां से निकाल दिए हैं और वो जगह खाली हो गई और वो जगह में ये पहुंच गए। और उसके अलावा जो है एक चीज और मेरे ध्यान में आ रही है, वो ये है कि हमारा सीज फायर जो चल रहा है, सीज फायर के कारण से हमें थोड़ी सी ढील आई है। उसमें कोई मैं नहीं वो करूंगा, दो राय नहीं है, उसमें ढील आई है कि भाई सीज फायर उधर चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा इलेक्शन बड़े अच्छे हो गए हैं, तो ओवरऑल थोड़ी स्लैकनेस आई है जो कि हमें वो नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। और मैं सारे अपने सिक्योरिटी वाले जितने भी हमारे यहाँ पर नुमाइंदे हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इस स्लैकनेस को एकदम खत्म किया जाए और हम दोबारा से वो एक्टिव मोड में आ जाएं, ताकि इस प्रकार का कोई भी इंसिडेंट करने में हमारे दुश्मन कामयाब ना हो। मतलब चलते चलते एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लिक्विड आईईडी की बात हो रही है, चुनौतियों की अगर बात करें आने वाले समय में, M4 कार्बाइन का प्रयोग हीरानगर एनकाउंटर में आतंकवादियों ने किया है, स्टील बुलेट्स की बात निकल के सामने आ रही है, कितनी बड़ी चुनौती ये चीजें हमारी सुरक्षा बलों के सामने? देखिए ये नई चीज है, मतलब अभी नया शुरू कर रहे हैं, चुनौती तो है डेफिनेटली कि इसका अध्ययन होगा जरूर, लेकिन आगे इतना भी इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि अगर इनके पास, हमने देखा, मैंने अपनी सर्विस में भी देखा कि उस वक्त इनके पास में, मिलिटेंट के पास में हमारे से बहुत अच्छे हथियार होते थे, लेकिन फिर भी हम इनको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब होते थे। तो हमारी फौज में कोई इस प्रकार की कमी नहीं है। ये हथियार आने से यस डेफिनेटली एज होता है, उनको मिलेगा एज, लेकिन वो एज जो है वो फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स का होता है। और अगर हमारी फौज जो है वो अलर्ट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं अपनी फौज को या अपने सिक्योरिटी दस्तों को कॉशन करना चाहूंगा कि इसको थोड़ा नजरअंदाज नहीं करें कि उसके पास में मॉडर्न वेपन है जिसका हमें जो है तोड़ ढूंढना पड़ेगा, हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और उसका तोड़ भी ढूंढना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो कुछ अगर कोई कमी पेशी है, जैसे आपको याद होगा पहले हमने ये भी देखा था कि हमारे लोगों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होते। अभी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो बहुत बढ़िया जैकेट्स आई है, तो मुझे पूरा यकीन है कि शायद इनका भी उसमें तोड़ होगा। लेकिन अभी मैं कह नहीं सकता हूं इसके ऊपर मैं आपको, क्योंकि मैंने उसके ऊपर में अध्ययन नहीं किया है। लेकिन इससे कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। ये नए नए हथियार लाते रहते हैं, नई चीजें लाते रहते हैं, उससे कोई ज्यादा नुकसान हमें होगा नहीं। अगर हम लोग सचेत रहते हैं और एक्टिव रहते हैं अपने काम के अंदर में, हम पूरी गर्मजोशी से काम करते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। वही साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी खासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।